भले ये कहें अदालत का फैसला है, लेकिन कौन गया था वहां पर और क्या क्या हुआ ये सबको पता है। राजनीतिक लड़ाई अदालतों के जरिए, एक धारा है 482 जो कहलाती है मिसयूज ऑफ कोर्ट कहते हैं, जिसमें माना जाता है कि मिसयूज होता है, अदालतों का भी बेजा इस्तेमाल किया जाता है, तभी है। अब बहुत सारे स्टे हो जाते हैं इस पे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ही कई बार स्टे देता रहता है। तो ये जो लड़ाई है, ये राजनीतिक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी अदालतों के जरिए लड़ करके कितना कितना फायदा ले पाएगी। देखिए अमरीश जी, भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर जो मोदी सरकार है पिछले 9 सालों से, और विपक्ष का आरोप भी यही है और विपक्ष की तकलीफ भी यही है कि उसने इस देश में जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, ये लोकतंत्र पर निगरानी वाली रखने वाली संस्थाएं हैं, जिन पर दायित्व है कि वो लोकतंत्र को कमजोर ना होने दें, उन्हें बुरी तरह से बर्बाद किया है, खोखला किया है। इस फैसले को भी मतलब ये न्यायिक इतिहास में एक बड़े आश्चर्य की तरह देखा जाएगा। हालांकि हम लोग, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये अप्रत्याशित नहीं है, गुजरात के अदालत से ये फैसला आना ये अप्रत्याशित नहीं है, चाहे निराशाजनक हो। निराशाजनक इसलिए है कि अदालत के फैसले में ही अदालत की जो मतलब मामले की मेरिट है उससे ज्यादा राजनीति है। माननीय न्यायाधीश ने जब सावरकर का मुद्दा उठाकर कहा कि ये तो सावरकर के खिलाफ भी बोलते हैं, उनके पोते ने भी मुकदमा कर दिया, तो ये सावरकर वाला मामला इस मामले में आए हुए फैसले के लगभग 1 महीने बाद आया है। और हाईकोर्ट को सिर्फ ये बात देखनी थी कि जो सेशन कोर्ट ने फैसला दिया है कि इसको, इस मामले में जो उनको उनका कन्विक्शन रोकने वाला मसला है उस पर, और जो वहां पर पेश किए गए तथ्य थे उसी के आलोक में वो फैसला दे सकती थी। लेकिन उसने यहाँ सावरकर भी और तमाम ऐसी बातें कही जिस पर वाकई मतलब जो भी कानून का जानकार है वो आश्चर्यचकित ही हो सकता है। लेकिन हमेशा ऐसा होता रहा है कि अदालतों में, निचली अदालतों में गलत फैसले होते रहे हैं। हम चाहे न्यायाधीश की नियत पर शक ना करें, ना उसको कहें, लेकिन ये तो सामान्य बात है कि हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट हमेशा बदलता रहा है, बड़े पैमाने पर, हजारों की तादाद में। और इस बार भी हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। और जिस तरह से मोदी सरकार ने, जैसा आप कह रहे हैं कि अदालत का इस्तेमाल करके राहुल गांधी को घेरने का प्रयास किया है, वो प्रयास उनका बुरी तरह असफल होगा। और जो असली मुद्दा है कि जिन मुद्दों को उठाने की वजह से अडानी और जो मोदी सरकार है उसका जो एक घृणित नेक्सस है, जिसने इस देश को लूट का बाजार बना दिया है, जिसने इस देश में बड़े पैमाने पर विषमता और महंगाई दी है, जिसने इस देश की तरक्की को पूरी तरह से, समावेशी तरक्की को पूरी तरह से रोक दिया है। और चूंकि राहुल गांधी उस बुनियादी प्रश्न पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इसलिए ये सारा कुछ उनको घेरने का प्रयास हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से कमिटेड हैं, और कुछ समय पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा था कि चाहे आप मुझे हमेशा के लिए संसद से बाहर कर दीजिए, हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, चाहे मुझे आप जेल के अंदर रखिए, लेकिन मैं लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। तो राहुल गांधी चूंकि ना भयभीत हो रहे हैं, ना उनमें कोई दूसरा लालच है, ना पद का, ना किसी तरह का किसी सदस्यता की या किसी तरह की, ना वो भयभीत है, ना उनको लालच है। तो मोदी सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसे विपक्षी नेता को से वो डील कैसे करें, क्योंकि अभी तक उनको सिर्फ ऐसे ही नेता मिलते रहे हैं जिनको वो या तो तोड़ के अपनी तरफ ले लेते हैं, चाहे वो भय दिखाकर या लालच दिखाकर। यही उनकी राजनीति का एक बहुत बुनियादी सिद्धांत रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने एक पक्के गांधीवादी सत्याग्रही की तरह जिस तरीके से भारत के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई अपनी वो लड़ रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा जो एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक परिघटना मानी जाएगी, जिसने इस देश में तमाम जो लोग निराश हो गए थे उनके अंदर फिर आशा भरी है। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को इस तरह से अब घेरा जा सकता है, बल्कि इससे कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष का ये संकल्प और मजबूत होगा कि मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर हर मोर्चे पर हमें संघर्ष करना होगा। बिल्कुल। श्रवण जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपने पिछली डिबेट में कहा था विपक्ष के सारे नेताओं को यह सरकार गिरफ्तार कर सकती है, कर भी लेना चाहिए।
ये जो सब घटनाएं हो रही हैं, ये उसकी एक वानगी है।